अस्सलाम वालेकुम। आज हम हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारे बॉडी सिस्टम्स के बारे में और उन सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ के बारे में। हमारा सबसे पहला सिस्टम जो हम देखेंगे वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हम निज़ाम तनफ़ुस भी कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम कुछ अज़ा पर मुश्तमिल होता है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले हमारी नोज़ आ जाती है, उसके बाद फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, एल्वेलाई एंड लंग्स। अगर आप इस पिक्चर की तरफ देखें तो हमारी नोज़ के बिल्कुल पीछे हमारे पास हिस्सा आ जाता है फेरिंग्स का। फेरिंग्स से नीचे की तरफ आएँ तो हमारे पास हमारी गर्दन के अंदरूनी हिस्से के अंदर मौजूद होता है हमारे पास लेरिंग्स। लेरिंग्स ऊपर की तरफ मौजूद होता है। लेरिंग्स से नीचे की तरफ आएँ तो हमारे पास ट्रेकिया आ जाता है, जो कि यहाँ पर ग्रे कलर के अंदर आपको नज़र आएगा। ट्रेकिया फर्दर हमारे पास ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड होता है, जो कि हमारे लंग्स के अंदर पाए जाते हैं। ये ब्रोंकाई फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस बनाता है, जो कि हमारे पास ब्रोंकियोल्स कहलाती हैं। इन ब्रोंकियोल्स के एंड पर हमारे पास थैली नमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनको हम एल्वेलाई कहते हैं। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे पहले काम क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे पास गैसियस एक्सचेंज करवाता है, यानी कि ऑक्सीजन को हमारे जिस्म के अंदर लेकर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करना, ये हमारे निज़ाम तनफ़ुस का काम है। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे निज़ाम तनफ़ुस के अंदर कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है निमोनिया। निमोनिया को अगर देखें तो ये हमारे पास लंग्स की इन्फ्लेमेशन को हम निमोनिया कहते हैं। लंग्स में हमारे पास जो हमारे थैली नमा स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिनको एल्वेलाई कहते हैं, बेसिकली उनके अंदर ये इन्फ्लेमेशन या सोजिश होती है। और एल्वेलाई हमारे पास, अगर आप इस फिगर में देखें तो नॉर्मल एल्वेलाई भी दिखाए गए हैं, और उसके नीचे निमोनिया के पेशेंट्स के एल्वेलाई के अंदर हमारे पास पस या किसी भी किस्म का फ्लूइड फिल हो सकता है, तो वो भी हमारे पास इस पिक्चर में शो किया गया है। अगर हम इसके सिम्टम्स की तरफ देखें तो कफ के साथ म्यूकस आता है, और उसके अलावा हमारे पास बुखार, ठंड लगना और सांस लेने में भी दुश्वारी होती है। कॉजेज़ हमारे पास 3 तरह के पाए जाते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी निमोनिया हो सकता है, वायरल या फंगस की इन्फेक्शन की वजह से भी निमोनिया हो सकता है, या समटाइम्स अगर जिस्म में या हमारे जो निज़ाम तनफ़ुस के अंदर या लंग्स के अंदर कोई भी फ्लूइड वगैरह, जो कि नॉर्मली हमारे लंग्स के अंदर फ्लूइड मौजूद नहीं होता है, अगर लंग्स के अंदर फ्लूइड चला जाए किसी भी तरीके से, तो उससे भी हमारे पास जो है निमोनिया हो सकता है। इसके अलावा अक्सर हमारे पास इरिटेंट्स आ जाते हैं, जैसे अक्सर लोग जो है अक्सर फैक्ट्रीज़ के अंदर काम करते हैं, या हमारे पास माहौल इनके अंदर इरिटेंट्स मौजूद होते हैं। वो इरिटेंट अगर हमारी सांस की नाली के थ्रू अंदर चले जाएं तो उससे भी निमोनिया कॉज हो सकता है। अब हमारे पास अगर हम निमोनिया का डायग्नोसिस देखें तो हम डायग्नोसिस कुछ चीज़ों की बिना पे करते हैं। सबसे पहले हम डायग्नोसिस के लिए सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स के अलावा हम पेशेंट की फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, और अगर हम लंग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो लंग्स की सूरत में हम चेस्ट एक्सरेज करवा सकते हैं। इसके अलावा हम लैब टेस्ट करवाते हैं, और इसके साथ साथ जो है फिर हम ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम डायग्नोसिस करते हैं, और उसके हिसाब से फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं। अब हमारे पास चूँकि जो निमोनिया है वो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस की वजह से कॉज होता है, तो हम इसके खिलाफ एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल मेडिकेशंस और एंटी फंगल मेडिकेशन सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ हमारे पास आ जाती है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे या पल्मोनरी डिजीज़ हमारे पास बेसिकली क्यों होती है? इसमें हमारे पास हमारे जो लंग्स का निज़ाम है, या जो हमारे निज़ाम तनफ़ुस है, या जो हमारा एयर फ्लो होता है जिस्म के अंदर और जिस्म से बाहर, उसके अंदर रुकावट आ जाती है। अब इसके पीछे हमारे पास 2 वजूहात आती हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एक चीज़ याद रखिए, अगर किसी भी टर्म के एंड में ITIS मौजूद हो तो वो उस जगह की इन्फ्लेमेशन को डिनोट करता है, यानी कि उस जगह पर सोजिश हो रही है। तो यहाँ पे ब्रोंकाइटिस लिखा है, इसका मतलब है ब्रोंकाई के अंदर यहाँ पर सोजिश पाई जा रही है। अब ये सोजिश हमारे पास क्या करती है, हमारी जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं उनको नैरो करना स्टार्ट कर देती हैं, यानी कि वहाँ पे रास्ता जो है सांस के अंदर जाने का या ऑक्सीजन के अंदर जाने का वो तंग हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर जाने का रास्ता भी हमारे पास तंग हो जाएगा। दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है कि इसकी वजह से हमारे पास ब्रोंकाई के अंदर म्यूकस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो COPD के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर अगर आप सिम्टम देखो तो कफ के साथ म्यूकस भी बनता है, ठीक है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, और ऐसे पेशेंट्स को जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं वो बार बार होती हैं। कॉजेज़ इसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉमन पाया जाता है स्मोकिंग। इसके अलावा एयर पॉल्यूशन आ जाती है, और हमारे पास जितने भी लंग इरिटेंट्स आते हैं जैसे डस्ट वगैरह, तो ये भी हमारे पास जो है निमोनिया या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कॉज करता है। दूसरी आ जाती है हमारे पास एम्फाइज़मा।
एम्फाइज़मा में हमारे पास क्या होता है कि हमारे जो लंग टिश्यूज़ हैं, स्पेसिफिकली जो एल्वेलाई है हमारे पास, उनके अंदर परमानेंट डैमेज हो जाता है। अब हमारे पास लंग के अंदर ये एयर सैक्स मौजूद होते हैं जिनको हम एल्वेलाई कहते हैं। ये बेसिकली हमारे पास गैसियस एक्सचेंज करवाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को जो है लंग्स तक लेकर जाएंगे और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो बाहर की तरफ मूव करवाएंगे। तो ये जो गैसियस एक्सचेंज हमारे पास होता है, ये पूरा एक्सचेंज यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है, जिस कंडीशन को हम एम्फाइज़मा कहते हैं। अब इसमें पेशेंट को सांस लेने में दुश्वारी होगी, स्पेशली जब वो कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा होगा तो तब उसको सांस लेने में दुश्वारी महसूस होगी। उसके अलावा हमारे पास जो है शदीद किस्म की कफ होगी इसके अंदर, और पेशेंट जो है फटीग या थका हुआ महसूस करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। इसके कॉजेज़ में भी हम आ जाएँ तो मेन एक कॉज़ हमारे पास आ जाता है स्मोकिंग। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है एक हमारे पास प्रोटीन पाई जाती है जो कि हमारे लिवर से रिलीज़ होती है और हमारे लंग्स की इलास्टिसिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रोटीन को हम कहते हैं अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन। वो जीन जो कि ये प्रोटीन बनाती है, अक्सर क्या होता है हमारी जीन्स के अंदर मसला हो जाता है और जिस्म के मुख्तलिफ अफ़ाल जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जीन की डिस्टर्बेंस की वजह से हमारे पास जो है जिस्म के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसका नाम है अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन। इस प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास समटाइम्स एम्फाइज़मा कॉज होता है। अब ये दोनों सिम्टम्स हमारे पास क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइज़मा, ये दोनों मिलकर हमारे पास एक कंडीशन कॉज करते हैं जिसको हम लोग क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ का नाम देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन से लोग हमारे पास रिस्क के ऊपर मौजूद होते हैं जिनको सीओपीडी हो सकता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्मोकिंग। जो पेशेंट या जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको सीओपीडी हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है सेकंड हैंड स्मोक, यानी एक ही सिगरेट से अगर एक से ज़्यादा अफराद जो है स्मोक कर रहे हैं तो वो हमारे पास सीओपीडी कॉज कर सकता है। सेकंड आ जाता है हमारे पास लंग इरिटेंट्स। थर्ड आ जाता है फैमिली हिस्ट्री, यानी कि हमारी जीन्स की वजह से हमारे पास जो प्रोटीन अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन हमारे पास थी उसकी डेफिशिएंसी हमारे पास हो सकती है। उसके अलावा हमारे पास बचपन में अगर कोई शदीद रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हुई हों तो वो भी हमारे पास प्रॉब्लम कॉज कर सकती हैं। अब सीओपीडी की हम मैनेज कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? एक तो अगर सिगरेट स्मोकिंग करता है पेशेंट तो उसको हम मना करेंगे कि वो सिगरेट स्मोकिंग ना करें। इसके साथ साथ हमारे पास मेडिकेशंस आ जाती हैं मुख्तलिफ इक़साम की, क्योंकि इस बीमारी में इन्फ्लेमेशन होती है, इसलिए हम जो मेडिसिन देंगे वो हमारे पास कहलाती हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस। सेकेंड हमारे पास आ जाते हैं ब्रोंको डायलेटर्स। डायलेशन का मतलब होता है किसी भी रास्ते का खुलना। तो ब्रोंकाई हमारे पास क्या हो रही थी, यहाँ पर तंग हो रही थी, तो हम ऐसी मेडिसिन देंगे जो कि हमारी ब्रोंकाई के रास्ते को खोलेंगी। तो ऐसी अद्वियात को हम लोग ब्रोंको डायलेटर्स का नाम देते हैं। इसके अलावा सिवियर केसेस के अंदर हम ऑक्सीजन थेरेपी भी कर सकते हैं, यानी कि हम लोग ऑक्सीजन जो है वो पेशेंट को सप्लाई करेंगे, या तो ऑक्सीजन मास्क के थ्रू या फिर हम ट्यूब के थ्रू जो है पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। दूसरा हमारे पास आ जाता है पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, यानी कि हम पेशेंट का लाइफस्टाइल चेंज करवाएंगे। जैसे कि स्मोकिंग हमने बंद करवा दी, पेशेंट जो है वो एक्सरसाइज वगैरह करेगा, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हमने इन्हांस करवाना है ताकि जो है उसके लंग्स की लाइफ भी जो है वो इंक्रीज़ हो सके। इसके अलावा हमारे पास निमोनिया की वैक्सीनेशन आ जाती हैं, क्योंकि अक्सर निमोनिया भी हमारे पास जो है सीओपीडी कॉज कर सकता है, इसलिए हम निमोनिया की वैक्सीनेशन जो है वो पेशेंट को दे सकते हैं। इन्फ्लुएंजा एक वायरस का नाम है और इसमें पेशेंट को फ्लू होता है, तो इसके खिलाफ भी हमारे पास वैक्सीनेशन मौजूद हैं, वो भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। प्रिवेंशन हमारे पास इसमें ईजी आती हैं कि स्मोकिंग हमने अवॉइड करवानी है पेशेंट से, और अगर कहीं पे भी किसी ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहा है जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए जो है हम तदाबीर बता सकते हैं कि मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें, या ऐसी जगहों पर जो है वो काम वगैरह ना करें, ये कोशिश जो है वो कर सकते हैं। दूसरा जो है, जितनी जल्दी आप अर्ली डिटेक्ट कर लोगे बीमारी को और उतनी जल्दी ही आप जो है वो उसको अच्छे से मैनेज कर सकोगे। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास बीमारी एस्थमा या ब्रोंकियल एस्थमा। अब एस्थमा भी हमारे पास जो है एयरवेज की इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, जिससे क्या होता है हमारे पास कि जो हमारी ब्रोंकियोल्स हैं वो बहुत तंग हो जाती हैं, और इसके साथ साथ इसमें भी हमारे पास जो है वो म्यूकस प्रोड्यूस होता है। इसके अगर हम लोग सिम्टम्स देखें तो इसमें सांस लेते वक्त जो है आवाज़ आती है जिसको हम वीजिंग कहते हैं, ब्रेथलेसनेस फील होती है, चेस्ट बिल्कुल टाइट फील होती है पेशेंट को, और कफ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि पेशेंट सांस लेने की कोशिश करता है तो उस कोशिश में पेशेंट खांसता है, तो उसकी वजह से हमारे पास जो है वो कफिंग हो सकती है, और उसके अलावा म्यूकस क्योंकि प्रोड्यूस हो रहा है तो वो भी कफिंग कॉज कर सकता है। ये सिम्टम ज़्यादातर रात को या अर्ली मॉर्निंग के अंदर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। एस्थमा के अटैक्स जो है वो माइल्ड भी हो सकते हैं और सिवियर भी हो सकते हैं। कॉजेज़ में हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। एलर्जेंस आ जाते हैं। एलर्जेंस हम उन कंपोनेंट्स को कहते हैं जो कि जिस्म में एलर्जी कॉज कर सकते हैं। अब इसमें एग्जांपल आ जाती है हमारे पास पोलन की।
पोलन हमारे पास बिल्कुल फाइन पाउडर होता है जो कि उन प्लांट से निकलता है जो कि फूल बनाते हैं। तो ये हमारे पास सीज़नल होता है और पोलन की वजह से जिनको अस्थमा होता है उनको जब मौसम के अंदर तब्दीली आती है, स्पेसिफिकली जब बाहर का मौसम आने वाला होता है, तो उनको अस्थमा का अटैक जो है वो हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास डस्ट माइट्स होते हैं। डस्ट माइट्स जो है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे घर की या हमारे इर्द गिर्द की डस्ट के अंदर पाए जाते हैं। वो अगर आप पेशेंट ने इनहेल कर लिए तो उसकी वजह से जो है तब भी हमारे पास अस्थमा जो है वो ट्रिगर हो सकता है। इसके अलावा एनिमल डैंडर हमारे पास आते हैं। एनिमल डैंडर बेसिकली छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक फ्लेक्स होते हैं जो घरों में पेट्स पाले जाते हैं या इर्द गिर्द अगर जानवर मौजूद हैं तो उनकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि उनकी जो स्किन, उनके बाल या उनके जो पर होते हैं वो हमारे पास जो है वो आपके सांस की नाली के थ्रू अगर आपके लंग्स में चले गए हैं या आपके ब्रोंकियोल्स को जाके जो है वो डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिसकी वजह से अस्थमा कॉज हो सकता है। इसके अलावा इन्फेक्शंस आ जाती हैं हमारे पास, फिजिकल एक्टिविटी आ जाती है, ठंडी हवा की वजह से भी हमारे पास जो है ये सारे मसाइल जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अब इसके डायग्नोसिस के लिए भी हम क्या करेंगे, हम मेडिकल हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, लंग्स का हम लोग टेस्ट करवाएंगे और एक स्पेसिफिक हमारे पास टेस्ट आता है जिसको हम कहते हैं स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जितनी हवा हमारे लंग्स के अंदर जा रही है उसकी अमाउंट और जितनी स्पीड से हवा हमारे लंग्स के अंदर जा रही है उसको हम लोग नोट करते हैं और उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि हमारे पास सांस लेने में क्या तकलीफ पेश आ रही है। तो ये टेस्ट जो है वो हमारे सांस कितना आप अंदर लेकर जा रहे हो और कितनी आप एक्सलेशन कर रहे हो उस हिसाब से ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में हमारे पास आ जाता है, हम मेडिकेशंस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस जो है वो पेशेंट्स को दी जाती हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब है ऐसी मेडिसिन जो ज़्यादा लंबे अरसे तक काम करें, यानी कि 12 से 24 घंटे तक जिन अद्वियात का असर होता है उनको हम लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस कहते हैं। या हमारे पास वो मेडिकेशन जो कि आपने लाइफ टाइम यूज़ करनी होती हैं वो भी हमारे पास लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस कहलाती हैं। अब इसमें आ जाते हैं हमारे पास स्टीरॉयड्स आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं ल्यूकोट्राइन्स मॉडिफायर। ल्यूकोट्राइन्स हमारे जिस्म में इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स होते हैं। तो अगर हम ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमारे पास जो है इसलिए इस्तेमाल होगा ताकि इन जो इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स हैं उनको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके आम ज़िंदगी की तरफ जो है वो पेशेंट को लाया जा सके। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। लॉन्ग एक्टिंग यानी कि हमारे पास जो है ज़्यादा लंबे अरसे के लिए यानी कि 12 से 24 घंटे के लिए ये जो दवाई है हमारे पास ये काम करेगी। ये बेसिकली हमारे पास ब्रोंको डायलेटर होते हैं और ये पेशेंट को दिए जाते हैं ताकि अस्थमा को कंट्रोल किया जा सके, बेसिकली इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल किया जा सके। दूसरा, हम लोग शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्ट एक्टिंग का जो टाइम पीरियड होता है यानी कि जो जितने टाइम में वो असर करती हैं वो हमारे पास आ जाता है 4 से 6 घंटे। 4 से 6 घंटे के बाद इन अद्वियात का असर ख़त्म हो जाता है और उसके बाद जो है वो फिर आपको दोबारा से जो है वो मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो ये रिलीवर मेडिकेशन होती हैं जो कि सिर्फ थोड़े अरसे के लिए जो है वो रिलीफ प्रोवाइड करेंगी, बल्कि कंट्रोल नहीं करेंगी आपकी बीमारी को, सिर्फ जो है वो वक्ती तौर पे सुकून देंगी। इसके अलावा जो एलर्जेंस हैं या जो ट्रिगर्स हैं उनको अगर अवॉइड किया जाए हमारे पास तो फिर जो है ये हमारे पास अस्थमा को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स की मॉनिटरिंग की जाती है, उनके सिम्टम्स वगैरह को नोट डाउन किया जाता है ताकि कोई भी ट्रीटमेंट वगैरह में एडजस्टमेंट करनी हो तो वो हम प्लान कर सकें। इसके अलावा इमरजेंसी ट्रीटमेंट आती है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट में आप मेडिसिन दे सकते हो पेशेंट को, ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हो और इस तरह के जो है हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो ट्रीटमेंट्स आ जाती हैं जो कि पेशेंट को प्रोवाइड की जा सकती हैं। इसके अलावा हम लाइफस्टाइल मैनेजमेंट जो है वो करते हैं। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में हमारे पास आ जाता है कि पेशेंट हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारे और उसके साथ जो है वो पेशेंट फिजिकली एक्टिव रहे, स्मोकिंग ना करे, तो ये सारे जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल में हमारे पास आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास अस्थमा के ट्रिगर्स बताए गए हैं। पेट्स हमारे पास आ जाते हैं जिसमें हमारे पास आ जाता है एनिमल डैंडर। एक्सरसाइज आ जाती है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास जो है पोलन्स आ जाते हैं। स्ट्रेस हमारे पास आ जाता है। इसके अलावा बग्स वगैरह अगर जो है इर्द गिर्द मक्खियाँ वगैरह पाई जाती हैं तो समटाइम जो है मक्खियाँ क्या करती हैं, वो पोलन को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो या एक फूल से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं। तो अक्सर बग्स के जो अंदर भी हमारे पास जो है वो पोलन्स मौजूद होते हैं, तो वो भी हमारे पास जो है वो समटाइम्स पेशेंट अगर उनको इनहेल कर ले तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा जनरली एंगर या ठंडी हवा या पॉल्यूशन, स्मोकिंग, डस्ट, ये सब चीज़ें जो है ये अस्थमा को ट्रिगर कर सकती हैं। नेक्स्ट आ जाता है टीबी जिसको हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये कंटेजियस है, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक ट्रांसफ़र हो सकती है।
इसके लिए जो बैक्टीरिया कॉज करता है उसे हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। और हमारे पास इसको जो ट्रांसमिशन इसकी होती है वो हमारे पास एयर के थ्रू, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू हमारे पास होती है। यानी कि एक इंसान जिसको टीबी है वो अगर खांसता है या छींकता है और उसके मुंह से या नाक से जो है वो कोई भी ड्रॉपलेट निकलेगा, वो हवा के ज़रिए किसी दूसरे इंसान तक जा सकता है और उस इंसान को भी अफेक्ट कर सकता है। यहाँ पर जनरल एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक इंसान जिसको इन्फेक्शन थी उसके ड्रॉपलेट्स जो है वो दूसरे इंसान तक गए और उसको भी इन्फेक्शन कॉज हो गए। इसके सिम्टम्स अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास जो है परसिस्टेंट कफ आ जाती है, यानी कि 3 हफ्ते से ज़्यादा अगर हमारे पास जो है वो कफ रह रही है तो हम टीबी के लिए जो है वो हम टेस्ट करवाते हैं। और इसके अलावा हमारे पास फ़ीवर आ जाता है, कफ़ के साथ ब्लड या हमारे पास जो है वो म्यूकस भी आ सकता है, चेस्ट पेन हो सकती है, थकावट महसूस हो सकती है पेशेंट को, भूख लगना जो है वो ख़त्म हो सकती है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, रात में जो है बहुत ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है। तो ये इसके जनरल हमारे पास सिम्टम्स आ जाते हैं। डायग्नोसिस के लिए हमारे पास जनरली इसके लिए मेडिकल हिस्ट्री पेशेंट की ली जाती है, चेस्ट का एक्सरे किया जाता है, लैब टेस्ट किए जाते हैं और इसमें जो है हम लोग बैक्टीरिया के हम लोग बेसिकली कल्चर लेते हैं और उसको हम आगे जाके जो है वो फर्दर टेस्ट करवाते हैं। बेसिकली बैक्टीरिया का कल्चर जो है वो आपके ब्लड टेस्ट से जो है वो किया जाएगा। एक तरह का ब्लड टेस्ट हमारे पास कहलाता है इंटरफेरोन गामा रिलीज एसे। दूसरा हमारे पास टेस्ट आ जाता है ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट। ट्यूबरक्यूलिन हमारे पास जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है वो एक प्रोटीन रिलीज़ करता है जिसको हम ट्यूबरक्यूलिन कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है हम स्किन के थ्रू इसका टेस्ट करते हैं। हम ट्यूबरक्यूलिन को स्किन के अंदर जो है वो इंजेक्ट करते हैं। ये इंजेक्शन जो है वो मसल्स के अंदर नहीं होता, वेन्स के अंदर नहीं होता, बल्कि जो है वो हमारे पास इसको हम बोलते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन, जो कि हमारे पास जो है स्किन के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है और उसके बाद जो है वो देखा जाता है कि इसमें जो पेशेंट है वो किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है, उसकी बेस पर जो है हम डायग्नोज करते हैं। अब इसके लिए हमारे पास जो ट्रीटमेंट आती है वो है हमारे पास एंटीबायोटिक्स, क्योंकि बैक्टीरिया कॉज कर रहा है हमारे पास बीमारी, तो इसके खिलाफ जो हमारे पास ट्रीटमेंट आएगी वो एंटीबायोटिक्स की ट्रीटमेंट आएगी। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है आइसोनायाजिड, इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिफैम्पिन, एथाम्ब्यूटोल हमारे पास आ जाता है, पायराजिनामाइड आ जाता है हमारे पास। ये मेडिसिन जो हैं ये हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। इसके अलावा हमारे पास एक थेरेपी जो कि ख़ास तौर पे ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स के लिए जो है वो सजेस्ट की जाती है, उसको हम कहते हैं डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को अद्वियात जो है वो घर के लिए नहीं दी जाती, बल्कि पेशेंट जो है किसी भी क्लिनिक में जाकर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर के सामने जो है वो अपनी मेडिसिन लेता है और इसका बेसिक मकसद ये होता है कि पेशेंट को हम इंश्योर कर सकें कि वो ट्रीटमेंट प्लान के साथ जो है वो स्टिक कर रहा है या नहीं कर रहा है। लास्ट हमारे पास रह जाता है रेस्पिरेटरी फेलियर। अगर ऊपर वाली तमाम बीमारियां जो कि हमने अभी पढ़ी हैं उनके बाद हमारे पास जो है लंग्स काम करना छोड़ दें या लंग्स बहुत कम हद तक हमारे पास काम करें, तो वो हमारे पास कहलाती है कंडीशन रेस्पिरेटरी फेलियर। अब इसमें क्या होगा, जिस्म के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी, जो जिस्म के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो बाहर नहीं निकलेगी, तो इस वजह से हमारे पास जो है वो जिस्म के अंदर मुख्तलिफ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इन सिम्टम्स में हमारे पास आ जाता है सांस तेज़ हो जाती है पेशेंट की, ब्रेथ जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है। पेशेंट जो है क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन को नहीं जा रहा होता, इस वजह से पेशेंट कंफ्यूज फील करता है। साइनोसिस हो सकता है पेशेंट को, स्किन या नेल जो है वो पेशेंट के जो है वो डिस्कलरेशन हो जाती है ब्लूइश कलर की। यूजुअली हमारे जो स्किन और नेल्स हैं वो पिंक कलर के होने चाहिए, लेकिन साइनोसिस के अंदर क्या होता है कि स्किन जो है वो ब्लू कलर की होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जा रही होती है जिस्म को। कॉजेज़ में हमारे पास आ जाते हैं, निमोनिया आ जाएगा, सीओपीडी आ जाएगी, ठीक है। अगर ये बीमारियां बिगड़ जाएं तो हमारे पास जो है ये रेस्पिरेटरी फेलियर कॉज कर सकती हैं, यानी कि लंग्स बिल्कुल ही काम करना छोड़ सकते हैं। इसके अलावा इसमें आ जाता है हमारे पास एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन एक तो लंग्स के अंदर होती है, प्लस एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में हमारे पास होता है कि लंग्स के अंदर फ्लूइड फिल होना शुरू हो जाता है, जिसको हम एडिमा कहते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं पेशेंट को, दूसरा मैकेनिकल वेंटिलेशन हम कर सकते हैं, यानी कि पेशेंट को हम वेंटिलेटर के साथ अटैच कर सकते हैं ताकि जो है वो उसके सांस लेने का प्रोसेस जो है वो बहाल किया जा सके। दूसरा हम सबसे पहले देखते हैं कि अंडरलाइंग कॉज क्या है। जैसे कि अगर निमोनिया की वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है तो हम निमोनिया की ट्रीटमेंट करेंगे और उसके बाद जो है वो हमारे पास अगर हम लोग रूट कॉज को हल कर लेंगे तो हमारे पास जो है रेस्पिरेटरी फेलियर को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ साथ ऐसे पेशेंट को मॉनिटर करना और उसको सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा पेशेंट जिसको ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपर नहीं जा रहा तो उसकी ऑक्सीजन डिमांड कितनी है, उसको कितनी ऑक्सीजन जानी चाहिए, वो सब चीज़ें जो है वो हम मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनको
लंग्स का कोई भी मसला हो तो उनका एनर्जी एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि ऐसे पेशेंट्स की न्यूट्रिशनल नीड्स का भी बहुत ख्याल रखते हैं कि उनके जिस्म के अंदर डाइट जो है वो किस तरीके से जाए सबसे पहले, क्योंकि एक वेंटिलेटर पे मौजूद इंसान जो है वो कभी भी मुंह से खाना जो है कंज्यूम नहीं कर सकता, इसलिए जो है हम उनको ट्यूब्स के थ्रू जो है वो खाना प्रोवाइड करते हैं। तो हम उनका सोर्स ऑफ हम उनका जो न्यूट्रिशन है वो हम देखेंगे और कितनी अमाउंट में उनको पर डे कैलोरीज जानी है वो चीज़ हम देखेंगे। उसके साथ हम जो है वो उनके वाटर इनटेक का भी ख्याल रखेंगे कि जिस्म के अंदर जो है वो, क्योंकि मुंह के ज़रिए कुछ नहीं जा रहा तो पानी की भी कमी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हम जो पेशेंट सिवियरली इल होते हैं उनको हम लोग आईसीयू के अंदर जो है वो रखते हैं ताकि उनकी बिल्कुल सही तरीके से जो है इलाज किया जा सके और उनको सपोर्ट किया जा सके। यहाँ पर हमारे पास हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ख़त्म होता है और उससे रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ हैं वो हमने इस लेक्चर में पढ़ी।